लग्नगत शनि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु आपकी कुंडली में वक्री है। ये थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष हो जाता है विवाह के दृष्टिकोण से, स्त्री की कुंडली में स्पेशली। राहु की दशा में बुध का अंतर आपको चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है गवर्नमेंट जॉब और मैरिज के बारे में पूछना है। मैरिज आपने पूछ ही लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 211 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 212वें नंबर का प्रोग्राम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1034 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 1035वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप ज्योतिष को सीखने के लिए इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं तो मेरे साथ साथ इन जन्म कुंडलियों को अब आप भी अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करिए और मेरे साथ साथ इन जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने का प्रयत्न करिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आपका आने वाला मंथ कैसा होने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव जैसे शनि, राहु, केतु, गुरु का आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे मंथ का, अपने पूरे वर्ष का हाल जान लीजिएगा। साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लिए क्या फल को लेकर के आ रहा है, इस विषय में भी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है यह है दीपेंद्र सिंह जी। तो दीपेंद्र जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1991। जन्म का समय बताया हुआ है दोपहर के 12:05 और जयपुर। राजस्थान। कर्क लगन की कुंडली है, 1 अंश पर लग्न है और राशि मीन बनती है। अमावस्या का जन्म है आपका। सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, 29 अंश पर हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट है। वर्गोत्तम ही है हालांकि सूर्य आपका। चलित कुंडली में जाने पर दिखाई देता है कि शनि राहु की युति का फल सप्तम स्थान में बन रहा है, सूर्य उच्च राशि का फल दे रहे हैं और केतु लग्न का फल दे रहे हैं। प्रश्न इनका है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है और करवाना चाहिए या नहीं और कब करवाना सही रहेगा, और मेरे ऑनलाइन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बिजनेस है वो बढ़िया स्टेबिलिटी के साथ कब चलेगा और शुक्र की महादशा कैसी रहेगी। देखिए, कर्क लगन के जातकों के लिए शुक्र की महादशा के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं, मार्च 2026 के बाद में आपको शुक्र की महादशा लगने वाली है। शुक्र आपकी कुंडली में सुख भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी होकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, स्वराशि के होकर के। सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि से वो दृष्ट नहीं है। नवांश कुंडली में शुक्र आपका कुंभ राशि में अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। ये एक जरूर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। शनि के नवांश में शुक्र का जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी शुक्र की महादशा जब भी प्रारंभ होगी तो आपको आपके जीवन काल में सुख सुविधाओं की वृद्धि करेगी। भूमि भवन और वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा।
इनकम की स्थिति आपकी लाइफ में बनेगी, सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस का विस्तारीकरण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम आपको शुक्र की महादशा में देखने में मिलेंगे। तो ओवरऑल शुक्र की महादशा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग तो ठीक है, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको शुक्र की महादशा में देखने में मिलेंगी, जैसे कि शुगर की परेशानी हो सकती है, आपके शुगर लेवल्स राइज कर सकते हैं, यूरिन से संबंधित, किडनी से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। आपके द्वितीय भाव पर यदि विचार किया जाए तो आपके द्वितीय भाव पर षष्ठस्थ राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं गलत खान पान की वजह से, भोग की अधिकता की वजह से रोग की स्थिति शुक्र की महादशा में आपके लिए क्लियर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। दूसरी चीज, लग्न का मानिक अंश है, लग्नपति जाकर के नवम स्थान में 8 अंश पर बैठे हुए हैं और षड्बल में सबसे ज्यादा कमजोर है, क्योंकि लग्नेश चंद्रमा है और अमावस्या के करीब का आपका जन्म है। अब लग्न के पास एक अंश का बल होना यानी कि लग्न कमजोर हो गया। लग्न से आपके तन, आपके शरीर का विचार किया जाता है, और काल पुरुषों के अंगों में यदि देखा जाए तो सर, जहां पर बाल होते हैं, माथे का पूरा जो आपके नोज एरिया के ऊपर का जितना भी एरिया आपके सर में होता है, ये लग्न से विचार किया जाता है। लग्न का मान एक अंश है, यानी कि लग्न कमजोर हो गए। लग्नपति जाकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं चंद्रमा, परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट, षड्बल में सबसे कमजोर और अमावस्या के कारण अस्त अवस्था में, तो वीक हो गया है आपका चंद्रमा, और अमावस्या के करीब होने के कारण कमजोर हो गया है आपका चंद्रमा। तो एक परेशानी है। चंद्रमा 8 अंश पर है, सूर्य 29 अंश पर है, तो ये चंद्रमा सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कृष्ण पक्ष के पापक ग्रह के रूप में चंद्रमा देखने में आएंगे, जो कि बलहीन है, यानी कि आपका लग्न और लग्नेश दोनों कमजोर हैं। इस वजह से बाल झड़ने की शिकायत आपको देखने में मिल गई। ऊपर से ये चंद्रमा पर और सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य भी कहीं ना कहीं बाल के झड़ने में सहयोग प्रदान कर देते हैं, तो सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना एक नकारात्मक पक्ष के रूप में देखने में आएगा। और लग्न पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके लिए अष्टमपति होते हैं, तो शनि की दृष्टि में ऑलरेडी विच्छेद है, ऊपर से अष्टमेश होने के कारण अब उनको मारकत्व भी लगेगा। इस वजह से बालों की परेशानी आपको देखने में मिली है। अब केतु की दशा में बुध का अंतर आपको प्रेजेंटली चल रहा है, तो प्रेजेंटली तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि शनि की 7.5 भी है और चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट है, जो कि ओवर थिंकिंग और परेशानियों को साफ प्रदर्शित करते हैं। तो प्रेजेंटली तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट इत्यादि की तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर भी यदि आपकी कुंडली के आधार पर हम विचार करते हैं, तो आपकी कुंडली में हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाने के लिए 2027 तक का भी आपको वेट करना चाहिए। 2027 के बाद में आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आगे बढ़ सकते हो, तब तक अभी इंतजार आपको करना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला है ऑनलाइन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बिजनेस है, वो बढ़िया स्टेबिलिटी के साथ कब चलेगा, उसके लिए आपको शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आने का इंतजार करना होगा। सितंबर 2029 के बाद से आप देखेंगे कि आपका ये जो बिजनेस है इसमें कुछ हद तक ग्रोथ आ रही है और ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये भी ठीक है। और शुक्र की महादशा कैसी रहेगी मैंने आपको बताया। अब आपको कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि पूर्णिमा का उपवास करिए और पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए। नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। चाहे तो आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं, इसके बाद में जल अर्पित कर सकते हैं। नित्य ओम चंद्रमा से नमः इस मंत्र का एक माला जाप करिए और हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करिए, क्योंकि शनि की 7.5 की मध्य ढैया आपको चल रही है। और जो राशिफल का प्लेलिस्ट है वो जाकर के आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार, जो राहु केतु गुरु और शनि ने राशि परिवर्तन किया है, वो वार्षिक राशिफल और जून का राशिफल अवश्य ही देख लीजिएगा, ताकि और भी उपाय उसके अकॉर्डिंग आप कर सकें, क्योंकि समय अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं चल रहा है। और अगली जन्म कुंडली जो है ये कृष नाम से आईडी है, अभिषेक सिंह जी की जन्म कुंडली है। तो अभिषेक सिंह जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 2006, जन्म का समय है दोपहर के 12:30 और वाराणसी उत्तर प्रदेश। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी वृषभ बनती है, मंगल की दशा में शुक्र का अंतर चल रहा है और 18 वर्ष की उम्र है। प्रश्न इनका है सर करियर के बारे में बताइए, हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, किस फील्ड में करूँ, कंफ्यूजन है, प्लीज बताएं। देखिए, यदि आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के आधार पर यदि देखा जाए तो सूर्य षड्बल में सबसे अधिक बली है, 29 अंश पर है सूर्य आपका, शनि संयुक्त है और राहु से दृष्ट है, तो परेशानी तो होगी। और कन्फ्यूजन के पीछे का कारक क्या है, चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च राशि में है और केमद्रुम दोष में है। तो चंद्रमा के उच्च के होने के कारण केमद्रुम तो समाप्त होगा, परंतु मैंने बताया था कि अगर चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पड़े तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। और आपके तो उच्च के चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, नवांश में शनि चंद्रमा और केतु की युति 7वें स्थान में, वो भी मकर राशि में।
तो कन्फ्यूजन्स तो देखिए साहब आपको आजीवन रहने वाले हैं। राहु की दृष्टि लग्न पर है तो ये भी कन्फ्यूजन्स आपको छोटी-छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन देगा। मतलब बड़ी चीज़ों का तो छोड़ दीजिए, छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो ये तो आप अपने करियर डिसाइडिंग की बात कर रहे हो, तो कन्फ्यूजन्स तो रहने वाले हैं। खुल करके बोला जाए तो सरकारी नौकरी के योग तो हैं आपकी कुंडली में, लेकिन बहुत ज़्यादा उच्च पद की प्राप्ति हो इस बात की पॉसिबिलिटीज सरकारी क्षेत्र में नहीं बनती हैं। दशम भाव में मंगल का होना, दशमस्थ मंगल कुलदीपक योग होता है और ये करियर के वाइज करियर के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु चलित में वो मंगल 11वें का फल दे रहे हैं और साथ ही साथ सूर्य का दशम भाव में फल है, लेकिन सूर्य और शनि की युति चलित में भी बन रही है, तो कहीं ना कहीं युति का पूर्ण प्रभाव देखने में मिल रहा है। परंतु मार्च 2027 के पहले पहले यदि आप प्रयत्न कर लेते हैं और बी या सी ग्रेड लेवल की गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है तो आप अपने करियर को कुछ हद तक स्टेबल मान सकते हैं। आपको एसएससी की तरफ प्रयास करना चाहिए, स्पेशली जो सीएचएसएल लेवल होता है उसमें, और यदि ग्रेजुएशन के अगर आप फाइनल ईयर इत्यादि में हैं तो आप बैंकिंग के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लाभपति बने हुए बुध भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्थितियां बनती हैं कि आपको बैंकिंग के क्षेत्र में भी सफलताएं मिल जाएं। तो आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए। टीचिंग का क्षेत्र भी आपके लिए खुलता है, परंतु तब तक मुझे लगता है कि राहु की महादशा आ जाएगी तो हम तब विचार करेंगे, लेकिन अभी आप अपने लेवल की अपने एज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद में राहु की महादशा और डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो शिक्षा स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये ज्योति ABCD नाम से आईडी है और जन्म कुंडली जो है ये प्रियंका कुमारी जी की है। तो प्रियंका जी आप तैयार रहे, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 11 मई 1995 और जन्म का समय है रात के 1 बजे, बिहार मुजफ्फरपुर। कुंभ लग्न की कुंडली है और लग्नपति शनि लग्न में ही बैठे हैं। शेष नामक महापुरुष योग लग्नगत शनि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु आपकी कुंडली में वक्री है। ये थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष हो जाता है विवाह के दृष्टिकोण से, स्त्री की कुंडली में स्पेशली। राशि आपकी कन्या बनती है, राहु की दशा में बुध का अंतर आपको चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है गवर्नमेंट जॉब और मैरिज के बारे में पूछना है। मैरिज आपने पूछ ही लिया। देखिए आपकी कुंडली में यदि मैं सरकारी नौकरी की तरफ विचार करता हूं तो आपकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि में है, परंतु राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो कहीं ना कहीं स्थिति वही जैसा इसके पहले की कुंडली में थी वही बन रही है। ऊपर से अब आपको राहु की ही महादशा चल रही है, परंतु लग्नगत शनि ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि स्वग्रही है। अब स्वग्रही लग्नगत शनि इस बात को प्रदर्शित करता है कि यदि आपने किसी चीज को ठान लिया तो वो चीज़ आपको प्राप्त अवश्य होगी, परंतु जब आप चाहते हो तब नहीं होगी, जब शनिदेव चाहते हैं तब प्राप्त होगी। तो चीज़ें डिले होती है परंतु आपके मन अनुकूल आपको मिल अवश्य जाती हैं, अगर वो आपकी चाहत अडिग रहती है तो। और सूत्र कहता है कि यदि तृतीय स्थान में सूर्य जाकर के बैठ जाए, भले ही वो उच्च के नीच के मैटर नहीं करता, तीसरे स्थान का अगर सूर्य है और उसके पास में अगर बल है तो षडबल में बल है, जन्म भले ही आपका रात का है परंतु उच्च राशि में होने के कारण उच्च बल की प्राप्ति सूर्य को हो रही है, तो षडबल में बल है, तो तृतीय का सूर्य इस बात को प्रदर्शित करता है कि ऐसा व्यक्ति यदि किसी चीज को ठान ले तो वो उस चीज को पा लेने वाला होता है। तो ये दोनों ही योग आपकी कुंडली में बनते हैं। धन भाव और लाभ भाव के संयुक्त स्वामी गुरु बनकर के दशम स्थान में महाधनी योग लगा करके आपके लिए बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि यदि आप प्रयास करें तो 100% आपके लिए सरकारी क्षेत्र के द्वार खुले हुए हैं। समय जरूर हो सकता है थोड़ा ज्यादा लग जाए, परंतु फिर भी आप अपना प्रयास जारी रखिए। गवर्नमेंट सेक्टर में अब आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहो, जिस भी क्षेत्र की आपने प्लानिंग की हो, आप अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए, चाहे वो टीचिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो बैंकिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो फाइनेंस या अकाउंटेंसी की फील्ड से संबंधित आपकी गवर्नमेंट जॉब हो। आप प्रयास करिए। आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कर सकते हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लिए भी कर सकते हो, परंतु सूर्य पर शनि और राहु की दृष्टि का पड़ना ये आपको और ज़्यादा डिले देगा गवर्नमेंट सेक्टर में जाने में। तो आप थोड़ा सा नीचे लेवल से अगर ट्राई करोगे तो वो आपके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि एटलीस्ट एक जॉब आपके पास आए, देन आप फिर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उच्च का सूर्य आपको नौकरी तो दिला सकता है सरकारी। भरणी नक्षत्र में है, ये एक नेगेटिव पॉइंट कुछ लोगों के द्वारा माना जाता है, परंतु भाग्येश के नक्षत्र में है तो मुझे लगता है कि आपको सरकारी नौकरी दिलाई जा सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, विवाह आपकी कुंडली में जरूर कष्टप्रद स्थिति में है। सप्तम भाव का स्वामी जो है सूर्य, वो पराक्रम स्थान में जाकर के बैठकर के शनि और राहु दो विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः विवाह होने में विलंब, और विवाह हो जाए तो विवाह के बाद में परेशानियां। सप्तम भाव पर केवल और केवल शनि की दृष्टि का पड़ना, और सप्तम भाव यदि आपकी कुंडली में मैं देखता हूं तो
और केतु की दृष्टि, तो शनि और केतु 2 ग्रहों की ऐसे दृष्टि पड़ रही है जो कि दोनों ही शुभ ग्रह के रूप में, दृष्टि के रूप में नहीं माने जाते हैं। तो भाव और भावपति, अब भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं क्योंकि वो पति और विवाह दोनों के कारक हैं। आपके लिए दशम स्थान में जाकर के वक्री हो गए हैं। तो स्त्री की कुंडली में गुरु का अकारक होकर के वक्री हो जाना कहीं ना कहीं विवाह होने में या दाम्पत्य जीवन की शुरुआत में परेशानियों का कारण अवश्य ही बनता है। और शुक्र आपकी कुंडली में सूर्य और शनि के बीच मध्य पाप करते योग में बैठे हैं। हालांकि उच्च राशि में वर्गोत्तमी है, परंतु उसके बाद भी 28 डिग्री पर है, तो कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट वो नहीं दे पा रहे हैं। गुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही है, लेकिन वो एक लाइफ की शुरुआत नहीं करा पा रहे मैरिड लाइफ की, क्योंकि गुरु की स्थिति ठीक नहीं है। तो विवाह के लिए आपको फुलफिल होकर के लगना चाहिए। अभी विवाह आपका विलंबित तो दिख रहा है, तो उसके लिए मैं कोई डेट तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप प्रयास करें, वो आपके हाथ में है क्योंकि, तो आप प्रयास कर लें। और उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। साथ ही साथ कात्यायनी महामाय महायोगी निधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतित में कुरेते नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। और गुरुवार का व्रत यदि संभव हो तो गुरुवार का व्रत करें, तो वो उपाय करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।